नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। जी हां, महायोद्धा और महानायक, ये वो शब्द है जो बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन के लिए एक शब्द में एक तरह से उनकी पूरी शख्सियत को समेट सकता है। वो बॉलीवुड के शहंशाह हैं, सदी के महानायक हैं, फैंस के लिए महायोद्धा हैं, जिन्हें हम बिग बी कहकर पुकारते हैं, जो आज अपने परिवार के कुछ सदस्यों यानी बेटे अभिषेक बच्चन, बहू ऐश्वर्या राय बच्चन और पोती आराध्या बच्चन के साथ कोरोना जैसी महामारी से महाजंग लड़ रहे हैं। और बिग बी के लाखों करोड़ों फैंस उनके जल्द ठीक होने की दुआ कर रहे हैं। हमें क्या, पूरे हिंदुस्तान को यकीन है कि यह महायोद्धा हर बार की तरह इस अग्निपथ से भी विजयी होकर निकलेगा। यह नायक 5 दशक से ज्यादा वक्त से सैकड़ों किरदार बनकर हमारी जिंदगी में धड़क रहा है। इसीलिए आज हम महायोद्धा के संघर्ष की कहानियों की परतें खोलने जा रहे हैं। यह एक लंबी सी दास्तान है जिसमें सदी के महानायक का बचपन, उसकी जवानी, उसका संघर्ष, उसकी चमकती कामयाबी, उसका गिरना, गिरकर उठना, सब कुछ शामिल है। वो इनकलाब का दौर था। दिन था 11 अक्टूबर 1942। इलाहाबाद में हिंदी के मशहूर कवि हरिवंश राय बच्चन की सबसे प्रिय कविता हाड़ मांस के रूप में ढलकर इस दुनिया में आई। खुरदुरे कपड़े में लपेटकर उस मासूम को लिए जब तेजी बच्चन घर आई तो इलाहाबाद से सैकड़ों मील दूर उसका भविष्य एक मरमरी रेशमी कागज पर लिखा जा रहा था। पिता ने सोचा कि इनकलाब के दौर में बेटा आया है तो नाम भी इनकलाब होना चाहिए। लेकिन उनके करीबी दोस्त और दिग्गज कवि सुमित्रा नंदन पंत ने उस मासूम को जब पहली बार देखा तो बोल पड़े, ये अमिताभ है। अपनी विराट कल्पना की ताकत से पंत ने जैसे उस नवजात का चमकता हुआ कल देख लिया था। अमिताभ का बचपन जिंदगी की उबड़-खाबड़ सड़कों पर चलने लगा। पिता के संस्कार ठेठ इलाहाबादी थे। साधारण रहन सहन, हमेशा पढ़ने लिखने वाले और स्वभाव से परंपरावादी। माँ पंजाब के लायलपुर से एक मॉडर्न सिख परिवार से आई थी। थिएटर, एक्टिंग में दिलचस्पी लेती थी, बड़ा सोचती थी। इलाहाबाद जैसे छोटे शहर में रहकर भी सपने ऊंचे थे। और बेटा जैसे इन दोनों की मिलीजुली मूरत था। ककहरा सीखने के साथ साथ आंखों ने अभिनय की कला भी सीख ली। अमिताभ बचपन से थिएटर में हिस्सा लेने लगे। पढ़ने लिखने में औसत, थिएटर में बेहतर और खेलकूद में अव्वल। अमिताभ का बचपन पूरब और पश्चिम की संस्कृतियों के बीच सांस लेने लगा। इसी दौरान गांधी नेहरू परिवार से अमिताभ की पहली मुलाकात हुई। अमिताभ को बचपन का साथी मिल गया। राजीव गांधी से उनकी दोस्ती हुई। इलाहाबाद के एडल्फी कॉम्प्लेक्स में दिन बीतने लगे। पास रहने वाली माली के बेटे के साथ कंचे खेलना, भरी दोपहरी में आवारागर्दी करना, माँ के बटुए से पैसे चुराना अमिताभ की आदतों में शुमार था। जब 11 साल की उम्र हुई तो पिता कैम्ब्रिज चले गए। पढ़ाई लिखाई चल रही थी, लेकिन तेजी बच्चन खुश नहीं थी। वो इलाहाबाद की पाठशाला और सेंट मैरी कॉन्वेंट से अलग सोच रही थी। तभी नैनीताल के शेरवुड कॉलेज का ख्याल आया। तेजी और हरिवंश राय बच्चन ने अपने दोनों बेटों को शेरवुड भेजने का फैसला कर लिया। इधर कैम्ब्रिज से लौटने के बाद कवि प्रोफेसर पंडित नेहरू के बुलावे के बाद दिल्ली चले आए और अमिताभ ने मैदानों से पहाड़ों का रुख किया। जिंदगी का भूगोल बदल रहा था। वो ऊपर उठ रहे थे। इलाहाबाद और दिल्ली पीछे छूट चुकी थी। सामने था खूबसूरत वादियों में बसा एक कॉन्वेंट स्कूल, जहां से जिंदगी की अलग राह तलाशनी थी।
अमिताभ बच्चन का बचपन इलाहाबाद में बीता और हाई स्कूल की पढ़ाई नैनीताल के शेरवुड कॉलेज में हुई। हाई स्कूल से जवानी की दहलीज तक वो दिल्ली में रहे। फिर एक कंपनी में एग्जीक्यूटिव बनकर अमिताभ कोलकाता आ गए। लेकिन जिस शख्स की किस्मत में सितारों की चमक थी, वो एग्जीक्यूटिव बनकर कब तक नौकरी करता। अमिताभ अपनी आने वाली जिंदगी का रास्ता तलाश रहे थे और मुंबई शहर उनका इंतजार कर रहा था। शेरवुड कॉलेज में अमिताभ का जाना सिर्फ परिवेश में बदलाव नहीं था। गंगा किनारे वाला छोरा पहाड़ों के पीछे एक नई संस्कृति के सूरज को उगते देख रहा था, जिसका ताप दिन चढ़ने के साथ उसे जला और पिघला रहा था। इलाहाबाद के स्टेज का एक छोटा सा कलाकार एक बड़े मंच से पर्दा उठते हुए देख रहा था। उन्नीस 1960 में पढ़ाई पूरी हुई तो अब जिंदगी को दोबारा पहाड़ के घुमावदार रास्तों पर उतरना था। मंजिल थी सेंट स्टीफेंस कॉलेज। बहुत जोर मारने के बाद भी वहां दाखिला नहीं मिला। अमिताभ दिल्ली के किरोड़ीमल कॉलेज में आ गए, लेकिन कई दोस्तों को दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज में जगह मिल गई। ये मलाल दिल में रह गया कि सेंट स्टीफेंस के स्टूडेंट नहीं बन सके। 1964 में कॉलेज की पढ़ाई खत्म हुई तो अमिताभ ने नौकरी की तलाश शुरू कर दी। लेकिन कई दफ्तरों के दरवाजे अमिताभ के लिए बंद थे। बीएससी में सेकेंड डिवीजन का सर्टिफिकेट और औसत प्रोफाइल के साथ अमिताभ ने बहुत धक्के खाए। आखिर में कोलकाता के बिरला एंड कंपनी ने नौकरी दी। अमिताभ ने वहां 2 साल काम भी किया। फिर ब्लैकर एंड कंपनी ने अमिताभ को एग्जीक्यूटिव की नौकरी दी, जहां तनख्वाह दोगुनी मिल रही थी। वो 500 रुपए पा रहे थे। जिंदगी ऐसे गुजर रही थी जैसे सड़क पर चलने वाले लाखों करोड़ों लोगों की चलती है। अमिताभ खुश नहीं थे। आगे क्या करना है ये भी तय नहीं था। कोलकाता की भीड़ में अमिताभ खो रहे थे। जंजीर की कामयाबी से पहले नाकामियों के ऊबड़ खाबड़ रास्ते थे। दिन में स्टार बनने की उनके चाह थी, लेकिन अमिताभ के पांव जम नहीं रहे थे। अमिताभ को फिल्में तो मिल रही थीं, लेकिन कामयाबी उनसे लगातार दूर भाग रही थी। कामयाबी की इन तस्वीरों से पहले एक तस्वीर ये भी थी। उस पर नाकाम होने की मुहर लग चुकी थी, जिसे मुंबई ठुकरा चुकी थी। फिल्मों में एंट्री के लिए अमिताभ ने अपना यही फोटोग्राफ फिल्म फेयर को भेजा था, लेकिन कुर्ती पैजामा वाला अमिताभ रिजेक्ट हो गया। रिजेक्ट होने के बाद उन्होंने अगर हार मान ली होती तो अमिताभ जैसा सुपरस्टार नहीं होता। इस सदी का महानायक हमें नहीं मिलता, लेकिन दुबला पतला और बेहद साधारण चेहरे वाला ये लड़का अपने कद से भी ऊंची हसरतें लिए कोलकाता से मुंबई आ गया और हालात से टकराने लगा। कभी हरिवंश राय बच्चन का बेटा होना अमिताभ के लिए मुसीबत बन गया। लोगों ने कहा कवि का बेटा कवि हो सकता है, अभिनेता नहीं। छोटे छोटे जिंगल्स में वो अपनी आवाज देने लगे। मायानगरी दूर होने लगी। लगा जैसे सपनों का शहर छूट रहा है। 69 में मुंबई आया और मैंने फिल्मों में काम करने का जो एक स्ट्रगल था वो शुरू किया। तो उस ज़माने में भी मैं कुछ 40-50 रुपए महीना कमाता था। कमाता भी ऐसे था कि अपनी आवाज़ से रेडियो स्पॉट बनाता था। वर्ली में यहाँ पर रेडियो स्पॉट बनते थे इश्तिहार के, चाहे वो हॉर्लिक्स हो या निर्लॉन हो, इनका इश्तिहार करता था और अपने 1-2 लाइन बोलता था, उसके लिए महीने भर की 50 रुपए आमदनी आ जाती। तभी उन्हें 1969 में ख्वाजा-ए-मर्तबाज में 7 हिंदुस्तानी में अमिताभ को रोल मिला। टीनू आनंद ने फिल्म की हीरोइन मीना सिंह के कहने पर अब्बास साहब को अमिताभ की तस्वीर दिखाई और वो अमिताभ का ऑडिशन लेने को तैयार भी हो गए। ऑडिशन के बाद अमिताभ को पहला ब्रेक मिल गया। इत्तेफाक से उस वक्त मैं भी एक रोल कर रहा था, वो था पोएट का, कवि का, 7 हिंदुस्तानी में।
और जब मैंने वो तस्वीर पेश की अब्बास साहब को, अब्बास साहब ने कहा देखो इस लड़के को कह दीजिए कि वो आ सकते हैं बॉम्बे, लेकिन अपने पैसों से आएंगे और उसका ये मतलब नहीं है कि मैं उन्हें सिलेक्ट कर लूँगा। वो ऑडिशन देंगे, रिहर्सल्स करेंगे, फिर मैं डिसाइड करूँगा वो काम कर सकते हैं मेरी फिल्म में कि नहीं। तो यही मैंने मैसेज नीना सिंह को दिया और नीना सिंह ने एक टेलीग्राम भेज दिया अमिताभ को और अमिताभ साहब बॉम्बे आ गए। ईस्टमैन कलर वाली स्क्रीन पर अमिताभ की एंट्री तो हुई, लेकिन फिल्म पिट गई। 6 फुट 2 इंच वाला ये शख्स हार कहाँ मानने वाला था। शुरुआती दिनों में जब अमिताभ संघर्ष की तपती जमीन पर पांव जमाने की कोशिश कर रहे थे, तब दिलीप कुमार, देव आनंद, राज कपूर, राजेंद्र कुमार, राजेश खन्ना, सुनील दत्त और धर्मेंद्र जैसे स्टार्स का बोलबाला था। ये सभी स्टार्स अभिनय की अलग अलग धरातल पर जमे हुए थे। इसी बीच लंबे कद का ये नौजवान अपनी जमीन तलाश रहा था, लेकिन इन लंबे कदों के लिए जगह नहीं मिल रही थी। किसी ने कहा इसकी टांगे तो सीने से शुरू हो जाती है, तो किसी ने उनके लंबे चेहरे पर फिक्रे कसे। साथ हिंदुस्तानी में बेस्ट न्यू कमर का नेशनल अवार्ड मिलने के बाद वो उन्हें अभिनेता तो मान रहे थे, लेकिन स्टार बनने की लकीरें इस चेहरे पर नजर नहीं आ रही थी। फिल्म इंडस्ट्री में एक साथ संघर्ष शुरू करने वाले शत्रुघ्न सिन्हा जैसे लोग आगे बढ़ चुके थे। अमिताभ को शत्रुघ्न सिन्हा तक के चक्कर काटने पड़े। संघर्ष के इसी दौर में अमिताभ को कुछ और भी फिल्में मिली। 1971 में एक साथ 4 फिल्में रेशमा, शेरा, परवाना, प्यार की कहानी और आनंद मिली। ऋषिकेश मुखर्जी ने अपनी यादगार से आनंद में डॉक्टर का रोल अमिताभ को दिया। उस फिल्म की सारी सहानुभूति राजेश खन्ना बटोर गए, लेकिन अमिताभ के हिस्से में भी तारीफ आई। लोग एक बड़े नायक के साय से नए नायक को उभरते हुए देख रहे थे। मुख्य धारा की बम्बईया फिल्मों के लिए अमिताभ अभी भी एलियन हैं। एक तरफ फिल्म मिलती तो दूसरी हाथ से फिसल जाती। ठोकरें खा खा के अमिताभ चल रहे थे, तभी महमूद उनके मददगार बनकर आए। महमूद ने उन्हें बॉम्बे टू गोवा की बस दिलाई। किस्मत कुछ इस तरह से चल रही थी कि रास्ते के हर पड़ाव पर नाकाम फिल्में मिली। अमिताभ निराश हो रहे थे। अपने चेहरे, अपनी लंबाई और अपनी पूरी शख्सियत से भरोसा उठ रहा था। अमिताभ डूब रहे थे, लेकिन हताशा के इसी मुहाने पर कामयाबी की लहरें जैसे दौड़ने ही वाली थीं। इस अंधेरे से बाहर निकलने के लिए एक जंजीर लटकने वाली थी, जिसके बाद सिर्फ उजाला था। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।